नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोकतंत्र की लगातार होती आ रही हत्या एक बार फिर संसद में मच गया है बवाल। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें एक बार फिर बैलेट पेपर पे होने वाला है लोकसभा का चुनाव। विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर मोदी पर उठने लगे हैं कई बड़े सवाल। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिख दिया है प्रधानमंत्री को पत्र। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आग का शिकार हो गई है ब्रिटिश काल की मदरसा लाइब्रेरी, भड़के हैं मुस्लिम देश। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें एक बार फिर बीजेपी को लगा करारा झटका। नालंदा में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर लगाई गई है रोक। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें एक बार फिर हिंदू समुदाय को लगा करारा झटका। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष में जल्द हो सकती है सुनवाई। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें फेक न्यूज मामले में बीजेपी नेता प्रशांत उमराव की बढ़ रही है मुश्किलें, जा पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर कर्नाटक को भारत की मिल रही है खरी खोटी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है, फिर से टल सकता है यूपी निकाय चुनाव। सपा ने एक बार फिर से लगा दिया बड़ा आरोप, कहा आरक्षण में हुई है गड़बड़ी। इसी के साथ आखिरी के बुलेटिन में बात करेंगे, कौन है जहर उगल रहा। कह रहे हैं कि हिंदुओं से शादी करो, तलाक और हलाल नहीं होना पड़ेगा। ये जहर कौन उगला है सब कुछ जानेंगे एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, लगातार होती आ रही है लोकतंत्र की हत्या। एक बार फिर संसद खत्म होने के बाद पूरी तरफ से बवाल मच चुका है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा के कामकाज पर हंगामा भारी पड़ा है और कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बता दें यानी 3 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के बजट सत्र में एक भी दिन सही ढंग से बजट सत्र नहीं चल पाया। ऐसे में लगातार सत्ता पर और विपक्ष में हमला होता रहा है। और वहीं बता दें विपक्ष बार बार कह रहा है कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र की हत्या करवा रहा है और वह खुद ही सदन को नहीं चलने दे रहा। ऐसे में बता दें सदन की 25 बैठकें हुई हैं। लोकसभा में भारी हंगामे के बावजूद एक अहम बात यह रही कि सत्र को पूरे समय तक चलाया गया, यानी बता दें हंगामे के बीच सदन को पूरी तरह से चलाया गया है। वहीं 31 जनवरी से शुरू हुआ सत्र 6 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 17वीं लोकसभा में 11वें सत्र के दौरान लगभग 25 बैठकें हुई हैं। इसमें लगभग 45 घंटे तक कार्यवाही चली है। हालांकि कोई विशेष मुद्दों पर बात नहीं हो पाई है क्योंकि लगातार विपक्ष को ही दबाया जा रहा था और उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था। वही बता दें इसी के चले सत्र की समाप्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अनुचित आचरण और व्यवहार संसद और देश के लिए हितकारी नहीं बल्कि हानिकारक होने वाले हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि लोकतंत्र की हत्या शुरू हो चुकी है। सत्ता सांसदों ने विपक्ष की आलोचना की है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में सदन के नेताओं को कहा है कि इन्होंने ही कार्यवाही को पूरी तरह से भंग करवाए, यानी सत्ता पक्ष अब वह विपक्ष पर आरोप लगाने लगी है कि जितने भी हंगामे सदन में हुए हैं उसका कारण केवल और केवल कांग्रेस रही है। इसी के साथ चलते हैं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें एक बार फिर हो सकता है लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव। बड़ी खबर है, बांग्लादेश निकल के आ रही है, विपक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया है। बता दें सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी विवाद मच रहा है। और बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने की सहमति जता दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना ने सरकार ने कहा है कि विपक्ष की ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर के जरिए देश में लोकसभा चुनाव कराओ। ये मांग पूरी तरह से मांग ली गई है। वही माना जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार के इस फैसले से दक्षिण एशिया की राजनीति भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि भारत में भी पिछले कई सालों से ईवीएम को लेकर लगातार बवाल मचता आ रहा है। वहीं विपक्ष बार बार कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तो फिर पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो पाएगा और जनता को सही नेता मिल पाएगा। ऐसे में क्या भारत में भी बैलेट पेपर से लोकसभा का चुनाव होना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री पर फिर लगने लगे हैं बड़े आरोप। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिख दिया है पत्र। जेल में बंद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, उनकी शिक्षा पर सवाल उठाए। चिट्ठी में उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक साबित होता जा रहा। सिसोदिया ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ नहीं। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी में सभी लोग जी रहे हैं, दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी हर रोज तरक्की करती जा रही। वहीं देखिए हमारे एक प्रधानमंत्री हैं जो आजकल के एआई की बात करना ही भूल गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गंदी नाली में पाइप डालकर उससे गैस निकालकर आप चाय खाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी को छोड़िए, अब गंदी नाली से आप खाना बनाइए। जरा इन प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्या इन खाने को खाना सही रहेगा, इससे बढ़िया नाली के कचड़े को क्यों ना खाया जाए। पीएम मोदी कहते हैं कि बादलों के बीच जहाज को रडार नहीं पकड़ सकता है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री का मजाक सभी लोग
उड़ाने लगे हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता चल गया हो कि भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आग का शिकार हो गई है, ब्रिटिश कॉल की बनी है मदरसा लाइब्रेरी। बड़ी खबर है, बिहार से निकल के आ रही है। हम खुद को बचाने में भले ही कामयाब रहे मगर हम लाइब्रेरी को नहीं बचा सके। ये बात कही है मुरारपुर मस्जिद के इमाम मोहम्मद सियादुद्दीन। बगल में मौजूद मदरसा जिजिया में जली हुई लाइब्रेरी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया है। दरअसल बिहार के बिहार शरीफ में रामनवमी में हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने ब्रिटिश काल के इस मदरसे में आग लगा दी थी और लाइब्रेरी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं 31 मार्च को बिहार शरीफ में पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई थी। मदरसा आजीजिया की 113 साल पुरानी लाइब्रेरी मानी जा रही है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि लाइब्रेरी में लगभग 4500 किताबें थी। अधिकतर वो किताबें थी जो अब इस दुनिया में मिलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किताबें वो थी जो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइब्रेरी में मौजूद थी। अब दुनिया भर में ये किताबें नहीं मिलने वाली हैं। और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक हिंसा करने वाले इस लाइब्रेरी को ऐसे जलाकर चले गए हैं जैसे इसमें कुछ था ही नहीं, पूरा बंजर बना चुके हैं। बड़ी अपील की जा रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बता दें बीजेपी को लगा एक और करारा झटका। नालंदा में नहीं हो पा रही है बीजेपी नेताओं की एंट्री। ओवैसी के अध्यक्ष ने फटकार लगाई। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के ग्रस्त बिहार शरीफ में स्थित सामान्य हो रही हैं। वहीं बता दें इसी बीच गुरुवार को भाजपा विधानमंडल प्रतिनिधिमंडल के दंगाग्रस्त इलाकों में जाने के लिए प्रशासन ने रोक लगा दी है। बता दें बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को बिहार शरीफ पहुंचकर प्रभावित परिवार से मिलना चाह रहा था। सिन्हा ने कहा है कि बिहार शरीफ में भी अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात रहे हैं। स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है लेकिन नियंत्रण में लाई जा रही है। और वहीं वो जो भी इस दंगे से ग्रसित हुए थे उन परिवारों से मिलने जा रहे। सिन्हा ने कहा कि नालंदा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें सेक्रेट हाउस में बताया गया कि उन क्षेत्रों में धारा 144 चल रही, इसलिए प्रतिनिधिमंडल में को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं बता दें ओवैसी के अध्यक्ष भी इस बात को लेकर भड़क चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये दंगा करवाते हैं और फिर आकर ये भाईचारे के प्रचार करते हैं। ऐसे में कहा कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही है। जय श्री राम नारों के साथ आगे बढ़ती रही है शोभा यात्रा। वहीं फूल बरसा रहे थे मुस्लिम समुदाय। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुस्लिम बहुलक इलाके होने के कारण यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। भोपाल के 432 चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हनुमान शोभा यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं पर फूल बरसाया, उनका स्वागत किया। भोपाल की सड़कें विशाल शोभा यात्रा के चलते भव्य दिखने लगी थी और जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं ने वहीं मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर रमजान भी मुबारक दी। वहीं बता दें जहां शोभा यात्रा में लगातार पथराव और सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती थी वहीं भोपाल ने एक बड़ी मिसाल रख दी है। अभी तक ऐसी कभी भी नहीं हुआ था जब किसी मुस्लिम समुदाय ने किसी हिंदू शोभा यात्रा में जाकर उसमें शामिल हुआ, लेकिन भोपाल में एक नया इतिहास बन चुका है जहां मुस्लिम समुदाय फूल बरसा रहे थे हनुमान जयंती पर। इसी के साथ चलते बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिंदुओं को लगा करारा झटका। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष में हो सकती है जल्द सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वजू की अनुमति हासिल करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सीजीआई चंचूड़ के सामने गुहार लगा दी है। सीजीआई का कहना है कि फिर से याचिका को दायर करो और मैं इस केस को खुद देखूंगा। मामले की सुनवाई वही 14 अप्रैल को होने वाली है। सीनियर एडवोकेट हुफैजा अहमदी ने सीजीआई से अपील की है कि रमजान आ चुका है और यह मुस्लिम का एक पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर घुसकर नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसे में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग अब ज्ञानवापी मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं और इसी के चलते एक बार फिर ये केस जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। वहीं सीजीआई चंचूड़ ने कहा है कि पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष में ही सुनवाई हो सकती है क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का भारी इतिहास रहा है और 14 अप्रैल को यह बड़ी सुनवाई होने जा रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी नेता को लगा है करारा झटका। फेक न्यूज मामले में केस जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रशांत उमराव को फेक न्यूज फैलाने के लिए आलोचनाकृत किया गया है। अदालत ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर कथित हमलों पर प्रशांत उमराव ने ट्वीट कर फिर से एक बार माहौल खराब करने की फिरकत की थी। वहीं बता दें 21 मार्च को इन्होंने यह खबर फैलाई थी और कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि तमिलनाडु से बिहार प्रवासियों को लेकर जो भी फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है उस न्यूज़ को जल्द से जल्द डिलीट कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने अपने इस ट्विटर द्वारा ट्वीट किए गए किसी भी ट्वीट को नहीं डिलीट किया था। इसी के चलते इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं इनकी रिमांड भी बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर हो चुका है आरक्षण में गड़बड़ी। सपा ने लगाया है भीषण आरोप। बड़ी खबर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने यूपी नगर निगम चुनाव के आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सपा का कहना है कि निकाय चुनाव में SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को आरक्षण में कम सीटें दी गई हैं, जिसे
लेकर अब चुनाव कराने की कोई भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश नरेश उत्तम पटेल ने नगर निगम चुनाव के लिए एक बार फिर से याचिका को दायर कर दिया है, क्योंकि लगातार आरक्षण को लेकर गड़बड़ी चलती आ रही है। सपा के मुताबिक नगर पालिका परिषद अध्यक्ष में कुल 199 अनुसूचित जनजाति की सीटें, वही बता दें उनमें आरक्षित सीटें एक भी नहीं है। वही नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए देवपटान मंडल में अनुसूचित जाति के लिए भी एक भी सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। वहीं ओबीसी के लिए केवल 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। ऐसे में वहां पर लगभग 9 सीटें आरक्षित होनी चाहिए थे। ऐसे में एक भी सीटें आरक्षित न होने के कारण एक बार फिर गड़बड़ी हो चुकी है यूपी निकाय चुनाव को लेकर। अब चुनाव की डेट टलने हैं तैयार। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां उगल रही हैं हिंदुओं से शादी करो, तलाक और हलाल नहीं होना पड़ेगा, बार बार मुस्लिम लड़कियों को आश्वासन दे रही हैं प्राची। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हनुमान जयंती पर बरेली पहुंची स्वाति प्राची ने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दे डाला है। स्वाति प्राची ने मुस्लिम युवतियों को हिंदू लड़के से शादी करने को लेकर एक बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आप हिंदू समुदाय से रिश्ता बनाती हैं तो आपको हलाल नहीं होना पड़ेगा और न ही 3 तलाक का सामना करना पड़ेगा। वह बेटियां बहुत ही खुश रहेंगी जो हिंदू समुदाय में शादी करती हैं। भाजपा नेता स्वाति प्राची का कहना है कि अगर मुस्लिम युवती 3 तलाक और हलाल होने से बचना चाहती हैं तो वह हिंदू समुदाय को अपना लें तो उनके लिए आने वाले समय में काफ़ी अच्छा होगा। यानी एक तरह से भड़काऊ बयान रहा है, दो पक्षों के बीच इन्होंने जहार उगला है। दरअसल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।